हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, यानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जिनको हम इनपुट कहते हैं, और इन इनपुट्स का प्रोडक्शन होता है ताकि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हम आउटपुट के तौर पे पा सकें। अब ये जो प्रोडक्शन है ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा टेक्नोलॉजी और मशीनरी। और इन चारों इनपुट्स और इनसे मिलने वाले आउटपुट को हम एक इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं जिसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कि कैसे कितनी मात्रा में प्रोडक्शन होगा वो लैंड, लेबर, कैपिटल और मशीनरी पर डिपेंड करता है, और इनके बढ़ने या घटने से प्रोडक्शन पर कैसे फर्क पड़ता है। अब ये प्रोडक्शन टाइम के अकॉर्डिंग दो तरीके का हो सकता है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन। अब ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी में कोई एक दो चीज़ वेरिएबल होती हैं। जैसे आपको आइसक्रीम बनानी है, आपने 5 यूनिट रॉ मटेरियल लिया, 2 यूनिट लेबर लिया, एक मशीनरी ली और एक बिल्डिंग ली। आपने 7 दिन में 30 यूनिट आइसक्रीम को बनाया। अब अगर आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है और आपको 60 यूनिट ऑफ आइसक्रीम बनानी है, तो आपने रॉ मटेरियल को बढ़ा के 15 यूनिट कर दिया, लेबर को बढ़ा के 6 यूनिट कर दिया। बट इतने कम समय में मशीनरी और बिल्डिंग को री इंस्टॉल करना या फिर से बनाना इतना आसान नहीं है। तो मशीनरी और बिल्डिंग क्या हो गए, हमारे एक कांस्टेंट फैक्टर हो गए जिनको हम बदल नहीं रहे हैं। तब जो प्रोडक्शन होगा वो शॉर्ट रन होगा, यानी हम लिमिटेड टाइम में कुछ इनपुट्स को सिर्फ अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। उसी जगह पर लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें लगने वाले सारे इनपुट्स को बदल भी सकते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। जैसे सर्दियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि आपको 5 महीनों में 100 यूनिट आइसक्रीम्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो आप लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी सब में बदलाव करेंगे ताकि आप 3 महीनों में 100 यूनिट आइसक्रीम को प्रोड्यूस कर सकें। इसी को हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन कहते हैं। ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की मदद से एनालाइज करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी इनपुट में चेंज करते हैं तो उससे मिलने वाले आउटपुट पहले तो बढ़ते हैं, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाते हैं और फाइनली वो घटना शुरू कर देते हैं। अब इस लॉ की भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि एक ना एक वेरिएबल फैक्टर होगा। जैसे सभी वेरिएबल फैक्टर्स होमोजीनियस यानी एक जैसे ही रहेंगे। जैसे प्रोडक्ट को हम फिजिकल यूनिट में काउंट करेंगे, जैसे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, और जैसे टेक्नोलॉजी में भी कोई ना कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती है तभी इस लॉ को अप्लाई किया जाता है। तो इस लॉ के 3 पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से हम इस लॉ को एनालाइज करते हैं। पहला टोटल प्रोडक्ट, यानी हमने टोटल कितने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया वो हमें टोटल प्रोडक्ट से पता चलता है। दूसरा एवरेज प्रोडक्ट, यानी कितना टोटल प्रोडक्ट लगाया है और कितना इनपुट लगाया है, इसका रेशियो होता है एवरेज प्रोडक्ट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी हमने पहले कितना टोटल प्रोडक्ट बनाए और हमने इनपुट बढ़ाने के बाद कितने टोटल प्रोडक्ट्स बनाए, उनका जो डिफरेंस होगा वो होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इस टेबल की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं जिसमें सबसे पहले कॉलम में वेरिएबल फैक्टर्स दिए हैं, दूसरे कॉलम में टोटल प्रोडक्ट दिए हैं, तीसरे कॉलम में एवरेज प्रोडक्ट्स दिए हैं और चौथे कॉलम में मार्जिनल प्रोडक्ट्स दिए हैं। तो जब वेरिएबल फैक्टर 1 था तब मान लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट 2 थे। उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट 2 था क्योंकि पहले टोटल प्रोडक्ट भी 2 था। और एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए आप उस टाइम पर टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप टोटल प्रोडक्ट है 2 और वेरिएबल फैक्टर है 1, तो यानी 2/1 वो कितना होगा 2, जो कि आपका एवरेज प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं। अब अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं और ये 2 हो जाता है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए आप जो टोटल प्रोडक्ट अब है उसको जो टोटल प्रोडक्ट पहले था उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना है 6 यूनिट है और पहले टोटल प्रोडक्ट कितना था 2 यूनिट था। तो यानी 6 - 2 तो कितना हुआ 4, जो कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है 4। और एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट यानी जो टोटल प्रोडक्ट है अपॉन जितनी यूनिट्स हैं तो कितना होगा 6/2 यानी 3 यूनिट। अब जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहेंगे हम देखेंगे कि पहले तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा,
एक टाइम पर वो कांस्टेंट हो जाएगा और धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्ट के साथ भी होता है, बढ़ना, कांस्टेंट होना और फिर घट जाना। उसी जगह पर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा और घटते 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 नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन के लिए हम जिस लॉ को अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। इसमें रिटर्न्स का मतलब होता है आउटपुट और स्केल का मतलब होता है साइज। अब जैसे हम सभी इनपुट्स यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी को एक साथ 10% बढ़ा दें, तब जो आउटपुट में चेंज आएगा उसको हम रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे। अब इस लॉ की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सभी फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन होगा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आउटपुट हमेशा फिजिकल यूनिट्स में देखा जाएगा। अब इस लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि अगर आप सभी इनपुट्स को 100% बढ़ा दें और उसकी वजह से आउटपुट भी आपका उससे 100% से ज़्यादा यानी 200%, 300% बढ़ जाए, तब हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और अगर हम इनपुट को 100% बढ़ाएं और आउटपुट हमको इनपुट के बराबर यानी 100% ही मिले, तब हम इसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और अगर इनपुट को हम 100% बढ़ा दें और आउटपुट उससे काफ़ी कम हो यानी 33%, 22%, 11% हो, तो इसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे। बट आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो इमेजिनरी हैं, बस आपको समझाने के लिए हैं, ना कि ये रियल है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो सभी प्रोड्यूसर्स यही चाहते हैं कि वो कम कीमत पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना सके, और स्केल ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखते हैं। अब ये जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी भी फर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसके इंटरनल फैक्टर्स को हम इंटरनल इकोनॉमीज़ में देखते हैं। अब ये जो इंटरनल इकोनॉमीज़ है ये उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिससे कॉस्ट को कम किया जा सके, जैसे टेक्नोलॉजी। अब जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ज़्यादा एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा और उतना ही कम उसका कॉस्ट होगा। जैसे फाइनेंस, अब जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतने ही ज़्यादा उस इंडस्ट्री के शेयर्स होंगे, उतना ही कम प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। जैसे जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है उतने ज़्यादा उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उतने ही अच्छा उसका मैनेजमेंट होता है। तो एक अच्छी इंडस्ट्री का एक मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मार्केटिंग, यानी जब कोई इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसको बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत होती है, और जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ता है। तो एक अच्छी इंडस्ट्री बार्गेन करने में भी परफेक्ट होती है, यानी कि वो सही रेट में रॉ मटेरियल्स को खरीद सके, उसको कम रेट पर मार्केट में बेच सकें, तभी उससे उसकी प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो बढ़ती है। उसी जगह पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में आते हैं। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। अब ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ना प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है, यानी अगर आपने एक प्रोडक्ट को बनाया और उसका ट्रांसपोर्टेशन आपने ज़्यादा जगह पर कर दिया तो आपको एक रेवेन्यू वहाँ से मिल गया। तो अब आपके पास जब पैसा है तो आप उसमें अच्छे इक्विपमेंट्स लगा के उस प्रोडक्ट को कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अब किसी भी इंडस्ट्री को फंड चाहिए होता है जिसकी मदद से वो उस मटेरियल्स को अरेंज कर पाए और प्रोडक्ट को बना सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब जितने अच्छे आपके कॉन्टैक्ट लिंक्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे और उतना ही ज़्यादा एक इंडस्ट्री रेवेन्यू को जनरेट कर सकेगी, जिससे वो अपने प्रोडक्ट में लगने वाले प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सके। उसी तरह डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है, जिनकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स, जैसे जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे मशीनरीज में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है और उन पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा आता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स, जैसे अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा देती है तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स कहते हैं। के बाद हम देखते हैं कि आइसोक्वांट्स क्या होता है। आइसोक्वांट्स वो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें अगर हम इनपुट को कितना भी बढ़ा घटा लें बट आउटपुट हमेशा सेम ही रहता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और हर कॉम्बिनेशन में इनपुट तो अलग अलग है बट सभी केसेस में आउटपुट सेम ही है।
और जैसे जैसे एक इनपुट बढ़ रहा है उसी रेट से दूसरा इनपुट घट भी रहा है। जैसे आप कॉम्बिनेशन ए में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेबर 2 यूनिट लिया गया है और कैपिटल 30 यूनिट लिया गया है। उससे मिलने वाला आउटपुट कितना है? 400 यूनिट। अब अगर आप कॉम्बिनेशन बी में देखिए तो यहाँ पर लेबर की यूनिट्स को बढ़ाकर 4 कर दिया गया और कैपिटल घटकर 22 हो गया, यानी 22 हो गया। फिर भी आउटपुट यहाँ पे 400 यूनिट ही है, यानी एक इनपुट बढ़ रहा है तो दूसरा इनपुट घट रहा है, बट आउटपुट हमेशा सेम ही रह रहा है। आइसोक्वांट्स कर्व की कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि आइसोक्वांट्स का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। अब अगर इसमें एक इनपुट जिस रेट से बढ़ता है दूसरा उसी रेट से घटता है, इसकी वजह से ये ग्राफ हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। जैसे आइसोक्वांट्स कर्व हमेशा कॉन्वेक्स शेप का होता है। जैसे दो आइसोक्वांट्स कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि कभी भी दो इनपुट्स सेम नहीं हो सकते, यानी दोनों कर्व्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे होंगे कि इसमें जो पॉइंट ए है या तो वो पहले ग्राफ पर हो सकता है या तो वो दूसरे ग्राफ पर हो सकता है, बट कॉमन नहीं हो सकता। जैसे आइसोक्वांट्स कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो एक इनपुट 0 हो जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जो ग्राफ जितना ज़्यादा ऊपर होगा उसका आउटपुट भी उतना ज़्यादा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसोकॉस्ट लाइन क्या होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल आउटपुट फिक्स रहता है और वो भी पैसे के तौर पे, और हमारे इनपुट्स में लगने वाले पैसे के कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं, जिनकी वजह से टोटल आउटपुट हमेशा सेम रहता है। उन सभी कॉम्बिनेशन को हम आइसोकॉस्ट लाइन कहते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैपिटल और लेबर में लगने वाले खर्चे को बताया गया है। अब एक यूनिट कैपिटल का 30 रुपये है और एक यूनिट लेबर का 10 रुपये है। अब पहले कॉम्बिनेशन ए में 4 यूनिट कैपिटल लिया गया, यानी 4 × 30, यानी 120 रुपये कैपिटल पे लगाया गया। और क्योंकि यहाँ पे 0 यूनिट लेबर है, इस वजह से यहाँ पे लेबर पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया है, तो टोटल खर्चा हुआ 120 रुपीज़ का। उसी जगह पर अगर आप कॉम्बिनेशन बी में देखें तो यहाँ पर कैपिटल लिया गया है 3 यूनिट, यानी 3 × 30, यानी 90 रुपये कैपिटल पे लगाए गए हैं, और 3 यूनिट लेबर लिया गया है, यानी 3 × 10, यानी 30 रुपये लेबर पर लगाए गए हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब भी आउटपुट कितना रहेगा? 120 यूनिट। यानी आप ये कह सकते हैं कि इनपुट चाहे कितना भी बढ़ा या घटा लें, आउटपुट हमेशा फिक्स ही रहेगा। बच्चों, यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।